क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और सियासत में बीजेपी के रणनीतिकार जब कप्तानी करते हैं तो समझना मुश्किल होता है कि जो फैसला लिया है वो क्यों लिया। एक तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक 4 घंटे बाद 41 प्रत्याशियों की सूची को लाकर चौंकाया। फिर इस बात ने चौंकाया कि लिस्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, 7 सांसदों और एक पूर्व सांसद को सांसदी के मैदान से सीधे विधानसभा के घमासान में उतारा है। सवाल यह है कि बीजेपी को संसद के हीरो विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर क्यों उतारने पड़े? क्या ये पार्टी की किसी एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए शैलेंद्र दाबाई जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ में जुड़ेंगे कुछ देर में रवि सिकदार, जो कि कांग्रेस के नेता है। सबसे पहले शैलेंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी थी कि अब सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारना पड़ गया? दीपक जी, ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम एक संगठनात्मक ढांचा है हमारा पूरा, और हम संगठननिष्ठ पार्टी है, विचारनिष्ठ पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। तो जहाँ भी जो रणनीति के हिसाब से अगर जिसको भी जो दायित्व दिया जाता है, चाहे वो सांसद का दायित्व हो कि पे लड़ने का दायित्व हो संसदीय सीट पर, या फिर विधानसभा सीट पर लड़ने का दायित्व हो, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कर्तव्यनिष्ठ और होकर वो चुनाव लड़ता है और मैदान में आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो सांसद थे तो उनको विधानसभा में क्यों लड़ा रहे हैं, और जो विधानसभा में लड़े हुए लोग हैं हो सकता है वो संसदीय सीट पर लड़े। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होती है जो पार्टी जो है, पार्टी विद डिफरेंस है। और हमारे यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमारा पूरा कैडर है। यहाँ हर कार्यकर्ता का मान सम्मान है, और कार्यकर्ता जो है वो इतना उत्साहित रहता है और जो इतना निष्ठावान रहता है पार्टी के प्रति, उसको पता है कि हमको पूरा मान सम्मान मिलता है, और आगे आने वाले समय में वही कार्यकर्ता कभी मुख्यमंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। जो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता भी, हमारे चाय वाले जो प्रधानमंत्री जो उन्होंने उपमा दी कांग्रेस पार्टी ने, वो भी आज प्रधानमंत्री बैठे हैं और किस बहुत बेहतरीन तरीके से शासन कर रहे हैं हिंदुस्तान पे। आप देखिए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जाएं और ट्रक में बैठें और उनकी समस्याओं को समझें, या कुली बन के कुली की समस्याओं को समझें, या खेत में उतर के किसानों की समस्याओं को समझें। तो वो कोई समस्या को उनको, क्योंकि वो उस परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, वो जानते हैं कि किन अभावों में कोई व्यक्ति रहता है। तो उनको जिस हिसाब से कांग्रेस के युवराज घूमते हैं, घूमने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को केंद्र में रख के बनाई है, और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंत्योदय वाला, कि हर अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का हम जीवन स्तर सुधार सकें, उसको एक मुख्य धारा में ला सकें, उसका विकास कर सकें। तो तमाम बातें, इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी केंद्र की हमारी योजनाएं चल रही हैं, सारी जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम गरीब व्यक्ति को देख के बनाई गई। और किस हिसाब से आपने देखा कि ना केवल गरीब के साथ साथ महिलाओं की कितनी बड़ी बात रखी गई है कि आज तक हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने 58 साल राज किया और वो महिलाओं को शौचालय तक नहीं दे पाई। और अगर इज्जत घर देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला, जिनका जीवन स्तर उभरा, और वो एक सभ्य समाज के साथ जीने के लायक बनाया। शैलेंद्र जी, कांग्रेस के भीतर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या उनकी योजनाओं से बीजेपी इस कदर डर गई है, उन्हें लगने लगा है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदल सकता है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर जो लोग चुनकर गए थे संसद के अंदर, उन लोगों को इस बार अब विधानसभा के चुनाव में उतारा जा रहा है? बिल्कुल गलत है दीपक जी। आप देखिए, राजस्थान की जनता तो ये पूछ रही है कि आपको हमने मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए दिया था, 5 महीने के लिए दिया था। आप बताइए, 4.5 साल तक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में कुर्सी की लड़ाई चलती रही, और किस तरह से हमने पूरा ड्रामा देखा, जो इनका पॉलिटिकल ड्रामा था, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। और क्या हाल कर दिया राजस्थान का, आप बताइए। क्या भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है? आप बताइए, सचिवालयों से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, सोना मिल जाता है। जो केंद्र की हमारी योजनाएं थी, जो हमारा उद्देश्य था कि हर घर नल पहुंचे, जल पहुंचे, नल के द्वारा जल पहुंचे, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। और किस तरह से आपने देखा, 30% काम जल जीवन मिशन में नहीं किया और करोड़ों रुपए खा गए। आप देखिए किस तरह से जो गरीब जनता के पास पहुंचने चाहिए थे। और आप बताइए, क्या
कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं क्या वो धरातल पे आ पाई? आप देखिए, वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, सारी उन्होंने घोषणाएं कर दी जो धरातल पर नहीं है। एक एक योजनाओं की धज्जियां उड़ रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है, लाभ नहीं मिल रहा है, जनता नाराज है। और किस तरह से विधायक जो है अपने जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता ने देखा कि किस तरह इन्हीं के विधायक और मंत्री कहते हैं कि गहलोत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। किस तरह से इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा खनन माफिया है राजस्थान में, अवैध खनन का जो माफिया है वो खुद खनन मंत्री है। तो और जिस हिसाब से नारी की रक्षा करनी चाहिए थी, सुरक्षा करनी चाहिए थी, उस पर आप देखिए राजस्थान का क्या हाल कर दिया। हर रोज 17 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि रेप इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आप ना तो आप जनता को जो आपने वादे किए थे, किसानों से आपने वादा किया था कि हम कर्जा माफी करेंगे, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आपने कहा था बाजरे की एमएसपी पे खरीद करेंगे, वो आपने बाजरे की फसल का एमएसपी पे खरीद नहीं किया। यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा जाके किसानों को बेचना पड़ा और किसानों को कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। आपने बेरोजगार लोगों के लिए कहा था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो दे नहीं पाए। आप बताइए, रोजगार आप दे नहीं पाए। पेपर लीक के माध्यम से आपने एक माफिया राज राजस्थान में पनपा दिया और किस तरह के हालात हमारे युवा साथियों को भोगने पड़े, जो उनकी आशाएं आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया, खून के आंसू रोने पड़े उनको। किस तरह से उनके अभिभावकों ने लाखों रुपया कर्जा लेके कोचिंग पढ़ाई और पेपर आउट करा के आपने क्या किया बताइए, आप बताइए। और क्या उस आज तक पेपर लीक को ये रोक पाए? नहीं। कानून व्यवस्था की आप बात कर लीजिए तो राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। 11 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ 2 लाख से अधिक मामले दर्ज हैं। और आप देखिए 35,000 मामले तो दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार के हैं। दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार की हमेशा बढ़ोतरी होती रही है। शैलेंद्र जी, इतने सारे मामले आप लोगों के पास हैं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए, अशोक गहलोत की सरकार को घेरने के लिए, सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, फिर सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की कहां जरूरत पड़ गई थी? पूरे के पूरे चेहरे बदलने की कहां जरूरत पड़ गई थी? राजपाल सिंह शेखावत जो कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर, उनका टिकट आपने काट दिया। नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, इतने बार के विधायक रह चुका, उनका टिकट काट दिया। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि अब चेहरे ही बदलने पड़ेगा और सांसदों को खुद को उतारना पड़ा? या फिर एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाए इसे? देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था, तब आपको मैं याद दिला दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन में के अखबारों में छपा था कि भारत में एक शुद्ध राष्ट्रवादी सरकार आई है, एक नए सूर्य का उदय हुआ है, एक नए युग का आरंभ हुआ है। तो ये तो रणनीतिक हिस्सा है। मैंने आपको बताया, चुनाव में रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है वो संसद का चुनाव लड़े, हो सकता है वो कोई और जिम्मेदारी दे उनको पार्टी। तो हमारे यहाँ इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के दायित्व और विभिन्न प्रकार का उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे रणनीति का हिस्सा है। इसका कोई प्रोपोगेंडा से या हम चुनाव आ रहे हैं। आप बताइए ना, राजस्थान की जनता ही पर परिवर्तन मांग रही है। आप बताइए, राजस्थान में ऐसा क्या काम किया जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार वापस रिपीट कर रहे हैं? तो मुंगेरी लाल जनकल्याणकारी योजना बता रहे हैं वो तो सरकार की। नहीं, बताइए ना आप मेरे को एक योजना बताइए जिसकी मैं आपको बताऊं। चिरंजीवी योजना। अब आप चिरंजीवी के बारे में सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भामाशाह योजना थी या आप इससे सहमत हैं? 25 लाख अरे सुनिए, आप सुनिए। उसके बाद 2019 में चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना आई। इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, 2.5 साल तक आयुष्मान भारत की योजना को इन्होंने बंद कर दिया। चिरंजीवी योजना जून 2021 में शुरू की। आप बताइए, ये क्या जनता का स्वास्थ्य देंगे? और 90% जो योजना है चिरंजीवी योजना, वो आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है केंद्र की। आप बताइए, 5 लाख रुपए से कितनों का इलाज कर दिया? ये आंकड़ा बता दें आप, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लेना, वो आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है जिसको आगे लेके जा रहे हैं। आप बताइए, रसोई घर योजना किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अन्नपूर्णा रसोई घर था जिसको नाम बदल दिया इंदिरा रसोई घर। अब आप बताइए, फूड पैकेट्स इन्होंने किया तो उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हो गया और किस तरह से उसमें नकली पाउडर मिल रहे हैं, कहीं कचरा मिल रहा है, किस तरह के हालात हो गए। बताइए, महिलाओं से इन्होंने वादा किया कि 1,33,00,000 मोबाइल देंगे, 40 लाख मोबाइल तक नहीं दे पाए। वो दिए में नहीं दिए, ये भी पता नहीं। तो सारी इनकी घोषणाएं, चाहे जेलों की बनाने की घोषणाएं, तो बताइए आपने और ज्यादा प्रशासनिक दबाव बना दिया राजस्थान पे। काम कैसे हो रहा है बताइए? एक जिला बनने में कम से कम 7-8 साल चाहिए होते हैं। अगर आपकी नीति साफ होती
तो आप जब पहला बजट आपने पेश किया था तो उस बजट में आपको ये सब प्रावधान करने चाहिए थे। महंगाई राहत कैंप आपने लगाए, क्यों? आपने महंगाई से राहत देनी चाहिए थी तो आप पेट्रोल डीजल के वैट कम करते ना। वैट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है, रोड टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में महंगा है, मंडी टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में महंगा है, बिजली की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में। आप बताइए 16 बार आपने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पैसा बढ़ाया, और जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया आपको मजबूरन 50 यूनिट बिजली फ्री करनी पड़ी। आप किसानों को बिजली नहीं दे पाए, आप किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया, और किस तरह के हालात आपने राजस्थान में बना दिए। और आप बोल रहे हैं हमारी योजनाएं, मैं आपको बता रहा हूं इनकी योजनाएं धरातल पे नहीं है। शिक्षा विभाग से देख लीजिए, 22% स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय तक नहीं बना पाए बालिकाओं के लिए, 30% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनका इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय, आप बताइए उसकी हालत क्या है? उसकी हालत यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स नहीं है, और जो टीचर्स ये रिक्रूट कर रहे हैं वो योग टीचर नहीं है, उनको अंग्रेजी की शब्दों की स्पेलिंग नहीं आती, उनको टेंस नहीं आते। ये तो राजस्थान की हालत है। कॉलेज आपने खोले, वो जो किराए के भवनों में कॉलेज चल रहे हैं, आप प्रिंसिपल तक नियुक्त नहीं कर पाए। आप बताइए, आपने स्टाफिंग पैटर्न को चेंज कर दिया, आप थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं बना कर पाए, पॉलिसी नहीं बना पाए। तो ऐसे तमाम बातें, इनका स्वास्थ्य मॉडल, राइट टू हेल्थ जो ये बात करते थे हम लेकर आ गए, अरे 98% अस्पताल तो बाहर हो गए। आपने राजस्थान की जनता से कहा था हम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण इलाज करेंगे, 98% अस्पताल बाहर हो गए, आपकी राइट टू हेल्थ फ्लॉप हो गई, आपकी शिक्षा मॉडल जो था वो फ्लॉप हो गया। आप बताइए ऐसी कौन सी योजना है जो वास्तविक रूप से धरातल पर आई और लाभ मिलाओ? आप बताइए, ओपीएस ये लेकर आए, ओपीएस के गीत गा रहे हैं, ओपीएस में इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं कि सारे कर्मचारी वर्ग आंदोलनरत रहे। आपने देखा होगा पिछले 4, 6, 8, 10 महीनों से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं कि इसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर करो, लाभ नहीं मिल रहा। तो ये बिना आनंद फानन में लाई गई योजनाएं, 6 महीने में लाई गई योजनाएं जो राजस्थान की जनता जानती है। तो इसलिए क्या है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और वो देखें, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आपके ये डैमेज कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को? इतने समय पहले आपने, मतलब अमूमन ये परिपाटी ये रहती है कि जब जब आचार संहिता लगती है उसके बहुत बाद में जाकर जब नामांकन का आखिरी दौर होता है उस समय जो प्रत्याशियों की घोषणा होती है वो होती है, लेकिन इस बार प्रत्याशियों की घोषणा आचार संहिता लगने के कुछ देर बाद में कर दी गई है। तो ऐसे में जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, तो वो आप लोगों के सामने संकट पैदा नहीं करेंगे? देखिए, बिल्कुल भी कोई, क्योंकि मैं मेरे सामने लिस्ट पड़ी है, इसमें राजपाल सिंह शेखावत का आप लोगों ने झोटवाड़ा से टिकट काट दिया, दिया कुमारी के सामने, मतलब दिया कुमारी को टिकट दिया, नरपत सिंह राजवी का टिकट आपने काट दिया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं दीपक जी। मैं आपको और आपको वहां का तो सांचौर वाला तो ऑडियो भी सामने आया था। मैं आपको निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप देखिए, अपने जो उनको दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निभाते हैं। आप देखिए, टिकट दिया गया है तो क्या राजपाल जी कुछ बात कह रहे हैं? आपको नहीं कह रहे, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है और वो पूरी पार्टी एक हो जाएगी जब एक बार पूरे टिकट फाइनल हो जाएंगे। 200 के 200 पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब एक होकर आप देखिए चुनाव लड़ेंगे, और इस जो अकर्मण्य, नकारा, कमजोर, लाचार और अराजक सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और 2/3 बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शैलेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये था, जिस तरीके से आपने तिजारा से बाबा बालकनाथ को उतारा, तो क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी है क्या चुनाव में? नहीं, कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और आप देखिए, आप बताइए, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो महिलाओं के पक्ष में उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाता खोलने की योजना हो, चाहे आप देखिए जल जीवन मिशन में जल देने की योजना हो, चाहे बिजली देने की योजना हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा हो, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे किसानों को सम्मान निधि योजना दिया जा रहा हो, तो आप देखिए सारी योजनाएं हर वर्ग को दी जा रही है। यहां तक कि आप बताइए, हम पे तो आरोप लगता है कि आप एक विशेष संप्रदाय को पसंद नहीं करते, जबकि हमने अगर मुक्ति दी है, मुस्लिम बहनों को अगर मुक्ति देने का काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। आप बताइए, ट्रिपल तलाक से उनका शोषण होता था, अत्याचार होता था, घुटन महसूस करते थे, अगर उसको असंवैधानिक घोषित किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम जितनी भी योजनाएं चल रही है बिना भेदभाव के, बिना जाति पात के चलती है, और हर व्यक्ति जो उसका लाभार्थी है उसको लाभ मिलता है। और डायरेक्ट आप देखिए, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के जो इनके नेता है राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे का लाभ मिलता है। आज 1 रुपया चलता है दिल्ली से, वो पूरे उस लाभार्थी खाते में जाता है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने दी। तो ये क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र देखिए आप, ये एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। इनके बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, भ्रष्टाचार के आरोप में आप देखिए बेल पर हैं।
तो ये क्या बात करेंगे आप? ये कांग्रेस पार्टी कहती थी हम गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीब को हटा दिया। कभी इन्होंने ना गरीब का भला किया, ना वंचित का, ना पिछड़ों का, ना दलितों का, ना आदिवासियों का, सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्होंने यूज किया। चलिए शैलेंद्र जी, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हमने कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट जो है उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के चलते फिलहाल अभी तक आ नहीं पाए हैं। साथ में बीजेपी के गेस्ट तो पहले से मौजूद थे ही, साथ में हमारे साथ में रवि कुमार सिकदार भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा। रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के सामने चुनौतियां खड़ी नहीं हो गई है कि बीजेपी ने इतने सारे सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया? 24 लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के राजस्थान में, उसमें से 6 यानी कि 25% सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि 25% प्रत्याशियों की घोषणा तक फिलहाल नहीं हो पाई है। जी, जैसा कि आपने प्रश्न मेरे से किया कि भाजपा ने जो सांसद उतारे हैं उसमें कहीं डर तो नहीं है कांग्रेस को। तो मैं बताना चाहूंगा, जो सांसद उतर कर आए हैं ये भाजपा का डर था कि भाजपा के पास चेहरे ही नहीं थे, कि कांग्रेस की जो 4.5 साल तक काम किया वो इतना जबरदस्त काम था कि उनके पास लोग नहीं है धरातल पर कि अब सामना किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पैराशूट वाला काम इन्होंने किया है, जिसका कांग्रेस के ऊपर ना तो कोई दबाव है ना और कुछ। कोई बड़ी बात नहीं है, सांसदों को लाए, चाहे कैबिनेट मंत्री को लाए, चाहे प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आकर उतरे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस चुनाव में। रवि कुमार सिकदार जी, आप अपनी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ में दाबाई जी, शैलेंद्र जी दाबाई, इनका कहना है कि आपने तो चुनावी साल में योजनाओं को एक साथ में शुरू किया, आखिर 4 साल तक सरकार कहाँ थी? मैं, मेरे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं उन्होंने रखी है कि 4.5 साल तक 4 साल तक कहाँ थी, तो वो वही थी जहां पर विपक्ष नहीं था। क्योंकि विपक्ष नहीं था मतलब काम हो रहा था। अगर काम नहीं हो रहा होता तो विपक्ष सक्रिय दिखाई देता, क्योंकि काम नहीं होता है तो विपक्ष की भूमिका होती है कि वो हड़ताल करना, जो भी उनके एक विपक्ष का धर्म होता है वो निभाते, लेकिन विपक्ष ने धर्म नहीं निभाया। तो इसका सीधा सीधा सा साफ है कि सत्ता पक्ष ने बहुत ही मजबूती के साथ काम किया है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और योजनाएं इतनी जबरदस्त थी कि इनको जनता के सामने विरोध करने का अवसर नहीं मिला। क्योंकि अगर ये जनता के सामने विरोध करते तो जनता खुद ही इनको जवाब दे चुकी होती। वाकई में क्या विपक्ष गायब था कि राजस्थान में 4 साल तक? मैं इनको याद दिला, पूरी दुनिया ने देखा है। नहीं, मैं इनको याद दिला देता हूं, जब पेपर लीक हुआ तब इनके अध्यक्ष जो अब हैं डोटासरा, नहीं अब आप मेरी बात सुनिए, डोटासरा जी का बयान था कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया तब इन्होंने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ है और उसको खारिज करना पड़ा, उसको निरस्त करना पड़ा। आप बताइए 26 लाख युवाओं की बलि पे चढ़ा दिया आपने, 26 लाख युवाओं के आशाओं और आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया गहलोत सरकार ने। आप सुन लीजिए, अब जब बिजली की दरें सबसे ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तब आपने जाकर 50 यूनिट बिजली फ्री की। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, अरे आप सुनिए ना, मैं आंदोलन बताता हूं, राजस्थान में 20 से बड़े आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किए। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए तब जाकर इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की सोची। आप देखिए, जब जाके पुलिस ने धरपकड़ शुरू की, शैलेंद्र जी अब जवाब ले लेते हैं। सुन लिया आपने रवि जी, सुन लिया? शैलेंद्र जी ने फहरिस्त रख दी आपके सामने। जी, इन्होंने इनकी जो आंदोलन है मैं गिनवा देता हूँ, इनके आंदोलन में मैं गिनवा देता हूँ। आक्रोश, नहीं सहेगा राजस्थान, परिवर्तन, तो ये सब किए इन्होंने। लेकिन आपने इनको देखा होगा कि इनमें सिर्फ और सिर्फ इनके 10-20 कार्यकर्ता हुआ करते, जनता जनार्दन कहीं पर भी इनके साथ नहीं खड़ी थी। तो आपके आंदोलन, रवि जी आपके आंदोलनों में ज्यादा भीड़ होती थी? हमारे आंदोलन कहाँ थे? हमारे तो सभाएं आपके अजमेर से जयपुर तक पदयात्राएं निकाली गई थी, उसमें भीड़ ज्यादा थी इनके आंदोलनों से ज्यादा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, उसमें ज्यादा थी भीड़। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पवित्र राजनीति करती है, और जब पेपर लीक हुआ और लगा कि विपक्ष इसमें कहीं पर भी भूमिका में नहीं है, तो हमारे पायलट साहब ने वो काम किया। और जो वास्तविकता होनी चाहिए, जो कांग्रेस की रीति और नीति है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे ये नहीं था कि सत्ता का लालच है तो हमारे लोग चुप रहे, नहीं, जो गलत हुआ उसको आगाह करने का काम हमारे पायलट साहब ने किया, और उस पर कार्रवाई भी हुई। देखिए काम भी कांग्रेस ने किया, आज छालों को साफ करने का काम किया क्या? अब सचिन पायलट जी ने यू टर्न क्यों ले लिया? आप बताइए, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि कांग्रेस के विधायक भरत सिंह जी ने, चाहे आपके वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा जी ने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस पर क्या हुआ? क्यों सचिन पायलट जी ने यू टर्न कर लिया? तो राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरह से 3 साल से राजस्थान की जनता पूरी अच्छी तरीके से देख रही है, और आप निश्चिंत रहें, जो राजस्थान की जनता देख रही है ना, इसका परिणाम 3 दिसंबर को आपके सामने होगा।
इसलिए हम इतने परेशान नहीं हो रहे हैं, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया है और जनता काम को चुनेगी, ना कि खोखले वादों को, ना खोखले इरादों को, और ना ही किसी प्रकार के आडंबरों को। रवि जी, रवि जी, सब कुछ ठीक चल रहा है कि पार्टी में? यदि ठीक चल रहा है तो फिर लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आप तो सितंबर के आखिर में और अक्टूबर की शुरुआत में ये लिस्ट जारी करने वाले थे, पहले लिस्ट। जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखो, लिस्ट में ऊपर नीचे होना ये तो एक अलग विषय की बात हो गई, क्योंकि देखो 200 कैंडिडेट तो उतरेंगे, ये तो फाइनल है, ये आप मानते भी हैं। अब लिस्ट पहले आ गई, बाद में आ गई, चिंतन मनन आत्ममंथन जो भी, और पार्टी की जो भी है चीजें, वो चीजें क्लियर होंगी उसमें। इसमें ये नहीं कि इन्होंने पहले उतार दी, अरे भैया इन्होंने पहले इसलिए उतार दी कि इनके पास कुछ करने को था ही नहीं, ये बोझ था जो मंड दिया कि भाई ठीक है हम तो फ्री हो लें इस काम से, और तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो और पार्टी देखिए, हमारी पूरी पार्टी एक झंडे के नीचे राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और यही बौखलाहट इनको सता रही है, क्योंकि इनके अंदर 10 से 15 मुख्यमंत्री कुर्ते पजामे डाल चुके हैं अपने शपथ के लिए। तो कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं, क्या करना था, क्या करना है, क्या करने वाले होंगे, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं है। सिर्फ आते बाएं चढ़ा लेते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भैया तुमने क्या किया 4 साल 4.5 साल में? अगर कांग्रेस इतनी खराब थी तो, और अगर कांग्रेस खराब भी है, कांग्रेस ने काम गलत किए, तो उसका फैसला जनता जनार्दन कर लेगी। आप लोग क्यों इतने फुदक रहे हो? शैलेंद्र जी, मुझे लगता है दीपक जी, शायद ये इनको अपनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यप्रणालियों का पूरा पता नहीं है। आप बताइए, चुनावी घोषणा पत्र में आपने जो वादे किए थे वो पूरा किया क्या? जवाबदेही कानून ले आए क्या? आप बताइए ना। आप किसानों को कर्जा माफ कर दिया क्या? बेरोजगारों को भत्ता दे दिया क्या? महिलाओं की सुरक्षा कर ली क्या? भ्रष्टाचार को रोक दिया या कम कर दिया क्या आपने? बताइए ना, क्या काम किया? तुष्टीकरण आपने सबसे ज्यादा किया। सांप्रदायिक हिंसा 200% हुई राजस्थान में, आपने संरक्षण देने का काम किया। शांति प्रिय राजस्थान को आपने अपराधिस्तान बना दिया, जंगल राज बना दिया, माफिया राज बना दिया। आपने माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, और आपने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है। इससे आगे बढ़िए, जनता के हित की बात कीजिए, जनता के लिए क्या लेकर आने वाले हैं वो बात रखिए। 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, और अब 5 महीने 4.5 साल तक काम नहीं किया, तो आप इतने आप देखो दावाई जी, अगर हमने 4.5 साल काम नहीं किया तो आप परेशान ना होए, इसका फैसला जनता करेगी, जनता ही निर्णय करेगी। मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं, आप क्यों जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन वही कह रहा हूं, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? जनता इसका फैसला कर लेगी कि जनता के लिए कांग्रेस ने किया है या नहीं किया। ऐसी अकर्मण्य, नकारा, अराजक सरकार राजस्थान की जनता ने नहीं देखी, और ऐसी सरकार चाहते भी नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री जो कमजोर मुख्यमंत्री। ठीक है, आखिर में 30 सेकंड की टिप्पणी आपकी, रवि सिकदार जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं, दावा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम राजस्थान में 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बल पर, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमने काम किया है, जिसका विश्वास हमने जीता है, जिसको उम्मीद हमें दिखाई देती है, जिसको राहत हमने दी है, हम उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि कुमार सिकदार जी, कांग्रेस से आप हमारे साथ जुड़े, साथ में शैलेंद्र दाभई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने सांसदों को भी चुनावी रण के अंदर उतार दिया है। अब देखना ये होगा, दिलचस्प ये पूरी बात रहने वाली है कि आखिर 3 दिसंबर को जनता जनार्दन क्या कुछ फैसला करती है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।